हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम अहम तरीन खबरें आपको देने जा रहे हैं और बैकग्राउंड देने जा रहे हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का जो एहतजाजी धरना है उसका अंजाम क्या हुआ, साद रिजवी किधर हैं और उनके छोटे भाई अनस रिजवी वो कहां पर हैं। इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पंजाब में ही तीफी बट एक इनकाउंटर हुआ है, मुबैना इनकाउंटर किसके हुक्म पर हुआ, ये पंजाब का मामला हम खत्म करेंगे। फिर हम चले जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है सोहेल आफरीदी बने हैं चीफ मिनिस्टर। उसके हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और थोड़ी सी अंदर की बात भी बताएंगे कि ये वाला मामला पंजाब से लिंक्ड किस तरह है। और फिर हम चले जाएंगे सरहद पार यानी कि अफगानिस्तान में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक लिमिटेड नोयत की स्किर्मिशेस हुई हैं, झड़पें हुई हैं। क्या कहानी है, असल फॉल्ट कहाँ है, गलती कहाँ है और इसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये बड़े दिलचस्प मौजूआत हैं। टाइम हम कोशिश करेंगे कम वक्त में आपको ज्यादा मजा दें। तो आइए बातचीत का आगाज करते हैं। आसिफ, आप खरीद से? मैं खैरियत से हूं। एजाज, आप कैसे हैं? ठीक आसिफ, बड़े ठाक हैं? प्यारे लग रहे हैं आप। कोट जो है आपका और आपका हुस्न नजर है। आपकी ताजगी है। मैं तो रूटीन वाला वही आसिफ हूँ जो आपको अच्छा, रोज नहीं लेकिन मिलता आज कोई लगता है है। आप ज्यादा। ऑन कैमरा मेरी खास तौर पे तारीफ करते हैं, नहीं, इसके लिए इसलिए कि शुक्रिया। आप ऑन कैमरा बड़े तैयार हो के आते हैं। आपकी ठीक है, मोहब्बत है, बड़ी आपका अच्छी बात हुस्न है। नजर है। तो आसिफ, मेरे ख्याल में पहले मेरा मैं ख्याल है कहानी शुरू करूं या हाँ आप शुरू हाँ, करें? देखें आज तो बड़े हॉट टॉपिक्स हैं और बड़ी ही तो ये जो ऑपरेशन हुआ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ, ये इसकी थोड़ी सी हमें एजाज डिटेल बताएं और फिर मैं भी आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ इस पे। अच्छा आसिफ, मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं, मैंने पंजाब पुलिस से बात की है। मैंने इस ऑपरेशन में जो लोग थे उनसे बात की है और इस ऑपरेशन की जो सुपरविजन कर रहे थे उनसे भी बात की है। तो मेरे पास जो पहले फैक्ट्स हैं वो बयान कर देते हैं। पहली बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए एक रैली का, एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया, जो इन्होंने कहा कि वो अमेरिकन एम्बेसी के सामने करेंगे। लेकिन आसिफ, अगर आप मेरी तरफ तवज्जो करें तो कैमरा लगा हुआ है उधर। तो जो उन्होंने कहा कि हम ये जो एहतजाजी मुजाहरा है ये कर रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी के सामने। तो अमेरिकन एम्बेसी के सामने जब एहतजाज करने के लिए उन्होंने ऐलान किया तो इनसे पंजाब गवर्नमेंट ने राब्ता किया। इन्होंने कहा आप ना जाएं, आप एहतजाज इधर अगर करना है तो आप इधर कर लें या और शहरों में कर लें। तो इन्होंने कहा कि जी नहीं, हम तो अमेरिकन एम्बेसी के सामने करेंगे, हम जाएंगे और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। और ये एक ऐसी बात है कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं कि हम रेड जोन में किसी मुजाहिरीन को नहीं दाखिल होने दे सकते। बिल्कुल इवन अगर भारतीय एम्बेसी के सामने भी कोई मुजाहिरीन चले जाएं तो वो सिक्योरिटी फेलियर हमारा है। ऐसा ही है। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है हमारे ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। तो अच्छा, आसिफ, फिर आगे कहानी क्या हुई? आगे कहानी हुई, इन्होंने कहा जी हम तो पुरअमन मुज़ाहरा करेंगे। जब इन्होंने वहाँ से रैली निकाली, पुलिस और रेंजर्स वहाँ पर आई और आपने वो वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं कि ईंटों की ट्रालियाँ इनके साथ थीं। इनके पास डंडे थे जो जिनके ऊपर कील लगे हुए थे। पुलिस वाले 112 पुलिस वाले लाहौर में ज़ख्मी हुए हैं। और ये क्योंकि इनके साथ मॉब था, ये लाहौर से निकले हैं। तो जब ये लाहौर से निकले हैं तो पहले से ही इन्होंने प्लान तैयार किया हुआ था कि हम जीटी रोड के ऊपर इन्हें शादरा और मुरीद के दरमियान दोनों तरफ से बंद कर देंगे। और वही हुआ। एक रात इन्होंने शादरा में गुजारी और फिर ये जब शादरा से आगे बढ़ने लगे तो शादरा और मुरीद के दरमियान इन्हें दोनों तरफ से पुलिस ने और रेंजर्स ने रोक लिया। अब वहां पर मुज़ाकरात इनके साथ शुरू किए गए। अब आसिफ, एक कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा जरूरी है। तहरीक लब्बैक जो है एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है। इसके ऊपर सवालात हैं। आपको पता है खान साहब ने इनको बैन कर दिया था, दहशतगर्दी का इल्जाम था इनके ऊपर बड़ा सीरियस। लेकिन एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2024 के इलेक्शन में आप और मैं इकट्ठे ही थे। जब लाहौर तक हम इकट्ठे थे। तो यहाँ पर हम जब लाहौर जाते थे मुख्तलिफ हलकों में तो लोग इनका नाम लेते थे। सेकंड पार्टी थी उस वक्त, नून लीग का नाम तीसरे नंबर पे लेते थे। देखें मेरी वैसे कैलकुलेशन में चलें बड़ी सियासी जमातों से तो मैं अभी उसका कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन जीटी रोड पे सबसे पॉपुलर जो मजहबी सियासी जमात थी वो तहरीक लब्बैक कोई शक ही पाकिस्तान, नहीं इसमें इसमें। कोई राय जी, दूसरी इसमें नहीं। कोई नहीं। अच्छा, अब आसिफ हुआ ये कि फ़लस्तीन हमारी मज़हबी सियासी जमातों का एक एजेंडा रहा है। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने फ़लस्तीन के बारे में एक मुआहदा करवा दिया है जिसके जिसके बारे में तमाम जो मुस्लिम वर्ल्ड है, तमाम मुस्लिम ममालिक, बड़े मुस्लिम ममालिक हैं। मिसाल के तौर पर बड़े मुस्लिम ममालिक कौन है? पाकिस्तान तो है, लेकिन सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा है।
इन टर्म्स ऑफ खाना काबा हमारा वहां पर मौजूद है, कस्टोडियन है, कस्टोडियन है जी, हरमैन शरीफैन। बिल्कुल ऐसा ही। फिर तुर्की है, उसके बाद तुर्की ने उसको सपोर्ट किया, पाकिस्तान है, कतर है, यूएई है, ये जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया आपको पता है बड़ा मुस्लिम मुल्क है, आबादी के एतबार से बहुत बड़ा है। तो इन तमाम मुल्कों ने उसको तस्लीम कर लिया है। फिर यानी कि बाहर की दुनिया तो अलग है ना, खुद फलस्तीनियों ने इसे तस्लीम कर लिया है, हमास ने इसे तस्लीम कर लिया, जो कि लड़ रही थी इसराइलियों के अच्छा साथ। एजाज, मैं 1 मिनट आपको यहाँ रोकूंगा। देखें, बात अभी हम उस तरफ नहीं करते, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ। पाकिस्तान ने तो इसराइल को ना अभी तस्लीम किया, ना ऐसी कोई बात है, ऑफ कोर्स, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी इसराइल के हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़ह रही है। पूरी इस्लामी दुनिया में जो बेहतर स्टांस वाले ममालिक थे उनमें से पाकिस्तान था। हमारी पार्लिमान ने फ़लस्तीन के हक में करारदादें जी पास हाँ, की, इसराइल के खिलाफ करारदादें पास की, यूएन के अंदर हमारा नाम लेके हमारी मुखालफत इसराइल ने की, हमने बिल्कुल, उसके साथ वहां भी लड़ाई लड़ी। और पीपल ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी जो बात है, उनका एक बांड है फ़लस्तीनी अवाम कोई के शक साथ। ही नहीं। और और अभी देखे ना, ईरान इसराइल जब जंग हुई तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ईरान के सबसे हक में पहली करारदाद सबसे, वो और इसराइल के इसराइल के खिलाफ खिलाफ, हमने की। ठीक ठीक है, है, ये हुआ। तो कोई ऐसा इकदाम हमारी स्टेट के पार्ट पे लड़ाई को के अलावा नहीं है जो हमने ना लिया जी हो। ऐसे ही, मतलब बड़ी वाज़ेह हमारी ऐसे पॉलिसी ही, रही है ऐसे ही। इसराइल अच्छा, के अब खिलाफ। हुआ ये कि जो ट्रंप ने जो मायदा करवाया उसको फलस्तीनियों ने मान लिया, हमास ने मान लिया, फिर जो फलस्तीन की गवर्नमेंट है महमूद अब्बास, उन्होंने मान लिया, जो हाँ, बुनियादी उन्होंने फरीक शुरू है सबसे पहले उन्होंने उनका सबसे बयान मान है। लिया। अच्छा, अब पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर उसे मानना था, ज़ाहिर है जो पाकिस्तान का मौकफ क्या था कि जी दो स्टेक रियासती होल्डर्स हल, के साथ है ना जी हम। स्टेक होल्डर्स के साथ ये हमने ऐसा मान ही लिया। है कि कश्मीर का कोई हल पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले, जी हाँ, कश्मीरी एक्सेप्ट कर लें, और मलेशिया या उधर से खलीज की उधर से कोई मुल्क है कि नहीं है, हमें तस्लीम मुल्क भी नहीं, मुल्क के अंदर एक जमात, ठीक है मुल्क ना। भी हाँ नहीं। हाँ, मुल्क भी नहीं, सही है। अच्छा, अब हुआ ये कि इनको जब इधर रोका गया अमेरिका में, तो तब भी इनसे बातचीत की गई कि यार आप वापस चले जाएं। इन्होंने वहां पर मुतालबा क्या किया? पहली बात ये, मुज़ाकरात कौन कर रहे थे? मुज़ाकरात कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। पहले तो राना सनाउल्लाह ने, शफीक अमीनी इनकी शुरा के रुकन है, उनसे फ़ोन के ऊपर राब्ता किया। फिर बाद में ताहिर अशरफी और सलमान जो हैं ख्वाजा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक आपको पता है सूबाई ओहदेदार हैं, जी, साद सूबाई रफीक साहब हुकूमत के के, भाई हैं। साद रफ़ीक के भाई। तो इन्होंने सेल्फ इनिशिएटिव था इनका, यानी कि कोई किसी ने इनको कहा नहीं था, तो इन्होंने इनको कहा कि जी देखें, आप वापस चले जाएं, वहां पर फलस्तीनी खुशियां मना रहे हैं, तो आप वापस चलें। इन्होंने मुतालबा किया कि जी देखें, हमारे बंदे शहीद हुए हैं, उनको पैसे दें, और फिर आपने हमारे घर पे छापा मारा है, वहां पर से जो पैसे और सोना निकला है वो वापस करें। ये मुतालबा था इनका। और फिर दूसरा, हमारे जो लोग हैं उनके रिहा करें, जो गिरफ्तार हुए हैं, और हमारे साथ जो मुआहदा है ना वो रियासत करे। कौन रियासत? मतलब वो ये कह रहे थे कि जिस तरह माजी जिस तरह में फैज आईएसआई, हमीद जिस जो तरह थे। आईएसआई ने किया था माजी में, उस तरह। तो इधर से दूसरी तरफ जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो थे मोहसिन नकवी। अब जब मोहसिन नकवी का नाम आता है तो मोहसिन नकवी का मतलब यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और मोहसिन नकवी साहब का आपको पता है फील्ड मार्शल साहब से बड़ा जाती ताल्लुक भी है। तो लोग उनको देखे ना तो बीच में ना वैसे ही शबी नजर आती है। तो उन्होंने तो कहा कि जी भाई नहीं, ये तो रेड लाइन है, हम कोई मायदा नहीं करेंगे। अच्छा, थिंकिंग क्या थी? और थिंकिंग वैसे बाय द वे ठीक थी। थिंकिंग ये थी कि पहली दफा ये जब आए थे एहतजाज करने 2017 में, तो आपको पता है एक वजीर को इस्तीफा दिलवाना पड़ गया। ये ये पूरी बड़ी मजबूत पार्टी बन गई। अगली दफा 2019 में आपको याद है कि ये तो आर्मी चीफ का इस्तीफा लेने आ गए थे, याद है? वो भी कोई इशारा था, जी ये जी जी। सिस्टम भी इशारों पे होता है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी नो, नो वे। फिर इनके साथ जब मुज़ाकरात किए गए, ये वाले मुज़ाकरात किए गए, तो इनने ये माने नहीं। इन्होंने कहा नहीं, जब तक ये चीज़ें नहीं होती हम नहीं मानेंगे। फिर रात को इन्हें 2 घंटे का टाइम दिया गया कि जी आप 2 घंटे में वापस चले जाएँ। नहीं ये गए तो उसके ऊपर वी आवर्स में इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ से गई हुई थी, पंजाब पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी, जो भी है, इंटेलिजेंस के लोग भी थे, ये सारे थे। तो इन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में अब सबसे बड़ा सवाल जो साद रिजवी के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि आसाद रिजवी किधर है? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप आसिफ सुन के हंसेंगे, इसमें हमारे पुलिस वालों की सादगी भी कह लें या नेग्लिजेंस कह लें या जो भी कह लें, या एक कॉमेडियन, एक कॉमेडी एक इवेंट हुआ है, कॉमेडी कह लीजिए, कि वहां पे फायर भी हुआ है। और फायर जो पुलिस वालों के पास हैवी आर्म था, जो ये जो टीएलपी है इनके बारे में, ये हमें गवर्नमेंट बता रही है, गवर्नमेंट बता रही है कि इनके पास स्मॉल आर्म्स थे।
तो वो फायर लगा है, तो फायर गालिबन साद रिजवी के बाजू के ऊपर लगा है, जो कि टीएलपी के सरबराह हैं। इनके जो छोटे भाई अनस रिजवी हैं वो भी इनके साथ थे। तो साद रिजवी को जब फायर लगा है तो वो अपने साथियों के साथ थे। वहां पर कंटेनर को आग लगाई गई पुलिस की तरफ से, क्योंकि पहले पुलिस ये समझी कि कंटेनर के अंदर है साद रिजवी। अब वो जब बाहर निकले तो बहुत सारे लोग ना इकट्ठे भागे वहां से। तो पुलिस ये समझी कि शायद कोई एजेंसी के लोग हैं, जो गालिबन साद रिजवी भी उनके साथ है, तो एजेंसी के लोग उनको लेके कहीं जा रहे हैं। तो एक्चुअली वो एजेंसी के लोग नहीं थे, वो साद रिजवी थे और इनके टीएलपी के लोग थे, इसलिए साद रिजवी वहां से निकलने में कामयाब हो गए। अनस रिजवी जो है, अनस रिजवी को पुलिस ने पकड़ लिया हुआ है। इस वक्त वो हुकाम के पास हैं, और हुकाम का मतलब आपका पुलिस भी पकड़े तो किसके पास जाते हैं, उन्हीं के पास है। ठीक है, तो अनस रिजवी इनके पास है। इस सारे वाक़े में एक और अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है। बहुत सारी लंबी चौड़ी ये नंबर्स दे रहे हैं कि जी 200 बंदे मार दिए, 300 बंदे मार दिए, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो इत्तलात, हमें जो तस्दीक गवर्नमेंट लोकल ऑफिशियल्स कर रहे हैं, वो 4 से 5 बंदों की हलाकतों की तस्दीक कर रहे हैं, कुछ लोग ज़ख्मी भी हैं। ताहम इसमें 2 पुलिस एहलकार भी हैं और एक पुलिस एहलकार जो है आसिफ शहजाद, काशिफ है गालिबन, शहजाद नाम है उनका, इंस्पेक्टर हैं। उनको वो इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। वो ये कहते हैं, पुलिस ने जो भी वहाँ पर जो कार्रवाई की उसके ऊपर एक बात ये हुई है कि मैं इधर इस्लामाबाद में था, तो एक मिनिस्टर साहब जो कि इस सारे मामले से जुड़े हुए हैं, जिनको नॉलेज होना चाहिए, उनको नॉलेज है, तो वो मुझे मिले यहाँ पर इस्लामाबाद में एक। तो मैंने उनसे, कुछ साथियों के साथ था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी साद रिजवी किधर है? तो उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं इस पर बताऊंगा। अब मैंने कहा जी मुझे ये बताएं कि अनस किधर है? कहते हैं मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने ट्वीट किया कि वो रिटेलिएशन में पुलिस एहलकार हमारा शहीद हुआ है। मैंने कहा जी ऐसा ही है, ज़ाहिर फायर होता है, दोनों तरफ से फायर होता है, तो रिटेलिएशन ही होती है। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एपीसी में था हमारा इंस्पेक्टर, उसको निकाल कर 21 गोलियां मारी गई हैं। कितनी? 21 गोलियां। अब ये जो उन्होंने डिटेल बताई है, ये एक वजीर साहब हैं जो मुझे बता रहे हैं, जिन जो इस सारे काम से मुतल्लिक है। मोहसिन नकवी नहीं है, मोहसिन नकवी बाय द वे पंजाब में है, और मोहसिन नकवी जाती तौर पे ओवरसी कर रहे थे सारे ऑपरेशन को। तो ये आसिफ सूरत हाल है। ताहिर अशरफी, सलमान रफीक वो चले गए हुए हैं, और अभी शायद हुकूमत की साइड पे तो बिल्कुल खामोशी है। उस्मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी शायद गवर्नमेंट की तरफ से करे, लेकिन ये पहली दफा आसिफ हुआ है कि ये खाली हाथ वापस गए हैं। और ये जो फैसला था कि पब्लिक सेंटिमेंट इनके साथ नहीं थी कि फलस्तीन के मामले पर लोग हुकूमत पाकिस्तान के साथ और फलस्तीनियों के साथ थे। ये फैसला करना कि हम यहाँ पर आएंगे, ये मेरे ख्याल में इनका पॉलिटिकली गलत फैसला था। इनकी जमात को बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुकदमात होंगे, ज़ाहिर है पुलिस के एहलकार भी शहीद हुए हैं, जहां बहक हुए हैं, इनके भी जाँ बहक हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अब एक मुश्किल वक्त जो है इस जमात के ऊपर आ गया, क्योंकि इनकी बात नहीं सुनेगी। माजी में जब भी ये आते रहे तो कोई इशारा होता था, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कोई इशारा होता था। अभी लगता है ये है कि कोई इशारा नहीं है। अगर कोई इशारा होता तो वो फिर इस्लामाबाद तक आ जाते। तो ये टीएलपी की ताज़ा तरीन कहानी है। इस कहानी में आपका की राय और तबसरा बड़ा जरूरी है। अच्छा एजाज, आपने सारे जो इवेंट्स बताए हैं यही तकरीबन कमोवेश यही मालूमात हैं, बाय एंड लार्ज यही चीज़ें। ठीक। और ये आपने जो बताया दोनों भाइयों के हवाले से, ये मेरे इल्म में नहीं था। मुझे सुबह जब ये ऑपरेशन के बाद मेरी बात हुई, वहाँ पे उस टीम में हिस्सा लेने वाले एक अफसर हैं, किसी दूसरे ज़िले से वहाँ गए हुए थे। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि जो साद हैं उनको जो है वो कोई लोग ले गए। तो तासुर यही था कि जो आप बात कर रहे थे। असल में वो पुलिस वाले यही समझे ना कि कुछ ठीक लोग है, ले गए, ठीक है, एक्चुअली वो कुछ लैंड लोग। क्रूज़र में उनको जी लेके जी। गए हैं और वो उनके साथ हैं। तो खैर वो बात गुजर गई, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि शायद वो अपने लोगों के साथ निकले। तो एजाज, इस दफ़ा जो कुछ डॉट्स हैं ना वो अगर मैं आपके सामने रखता हूँ, उनको आप देखें कि वो किस किस तरीके से एक पिक्चर बनती है। देखें, ये जो अभी फ़लस्तीन के हवाले से ये जमात आई है, 2 साल से ये मैटर चल रहा था। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने
पाकिस्तान की पार्लियामान ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कोई कसर, कोई पत्थर, कोई ईंट बाकी नहीं बची जो हमने उन पे ना चलाई हो, फॉरेन पॉलिसी के तहत और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की हद तक। यूएन की हमारी तकरीर प्राइम मिनिस्टर की आप देख लें, आप फॉरेन ऑफ अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी झड़प देख लें इसराइल के साथ, तो ये बड़ा रेयर था कि इस्लामी दुनिया से हम इस केस को लीड कर रहे थे। लीड करने वाले ममालिक में नुमायां थे। तो पाकिस्तान की स्टेट पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि आपने किसी मौके पे फ़लस्तीनियों के हवाले से फॉरेन पॉलिसी में कोई, हाँ, हमने इसराइल के साथ जंग नहीं की। अगर हम जंग एक कोई कहे नहीं की तो हाँ, वो नहीं की। बाकी हमने तो सारा डिप्लोमैटिक अपने चैनल्स फ़लस्तीन के हक़ में इस्तेमाल किया। खैर मामला ये था, अगर ये कोई जलसा अनाउंस करते, कोई एक इवेंट होता, तो शायद इनको परमिशन भी मिल जाती कि ठीक है आप जलसा-जुलूस करें अपना और चले जाएँ। लेकिन डिप्लोमेटिक एन्क्लेव के अंदर तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सियासी हुकूमत इनको अलाउ करेगी। नहीं, फिर माजी का रिकॉर्ड भी है ना। माजी में पीटीआई के दौर में इनके ऊपर फायर का आर्डर, शेख रशीद जो हैं, जो पहले काला काला रसूलुल्लाह के नारे लगाते थे, और वो उनकी वीडियोस पुरानी आप देख लें, उन्होंने खुद, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये दहशतगर्द हैं, फॉरेन फंडेड हैं, और हमने रेंजर को इनको गोली मारने का इख्तियार दे दिया। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की वजीर दाखिला शेख रशीद। तो रिकॉर्ड पे हैं सारी चीजें। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी सिविल हुकूमत इस तरह अलाउ करेगी किसी जत्थे को कि आप जाएं और फलां एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करें, तो आउट ऑफ क्वेश्चन था। डॉट्स ये हैं एजाज के इस दफा भी कुछ हल्के, जो कि एक बड़ी शख्सियत के ऊपर दबाव डालने के लिए मुल्क के अंदर एक, क्योंकि सियासी जो तौर पे लोगों को बाहर निकालना जो है वो नहीं निकाल सके, उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। तो एक अटेम्प्ट थी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग तो नहीं निकले, तो रिलीजियसली मोटिवेटेड लोगों को निकाला जाए, कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा हो और अनरेस्ट हो। अच्छा, सुबह जब ये वाकया हुआ तो मुझे लग रहा था कि अब शायद 2-3 घंटे बाद पाकिस्तान में बड़ी शाहराहें जाम हो जाएंगी, सिंपथाइजर जो हैं वो निकलेंगे, रोड बंद होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक यानी है, कुछ निकले, टेक्सला में, चक देखें, बेली रोड पे हाँ, 20-20 की टोलियां, लेकिन कोई बड़ा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान बंद नहीं हुआ। ठीक बात। ठीक है ना, जो एक था कि जी पता नहीं क्या हो गया और वहां पे कोई ताकत का इस्तेमाल हो गया और ये हो गया और वो हो गया। देखिए, दूसरा, आप अगर डॉट्स देखें ना, केपी में जो सरकार की तब्दीली हुई, ठीक है, और उन्हीं हलकों के असर और रसूख के बारे में कहा जाता है कि वो बॉर्डर पार भी है। तो ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर के सेटअप को दबाव में लेने की, और जो कोई एक दो अहम फैसले आने वाले हैं मुस्तकबिल करीब में, उनको रोकने की। ये बात बड़े तवातर से की जा रही है, और ये इसको आप आउटराइटली नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो तंजीमें जो जितनी भी हैं, ये कहीं से कहीं से ये मूव होती हैं। ठीक है, अब इसी के साथ जुड़िए, मैं हम अगले टॉपिक पे यार भी आ मुझे वो जाएंगे। बताएं, स्टीफी बट वाली बताएं, क्योंकि बड़ा यार शोर इसको है। इसको बंद कर लेते हैं ना, स्टोरी को जुड़ी अच्छा, हुई है। देखें, चलें। इसी दौरान आज से 10 दिन पहले तक, आप 15 दिन पहले तक देखें, तो पाकिस्तान की पजीराई है सारी दुनिया में, अमेरिका, चाइना, सऊदिया, तुर्की, हर तरफ हमारे मुआहदे हो रहे हैं, हमारा डंका बज रहा है। अचानक एक हमारा पड़ोसी मुल्क एक एटमी ताकत पे, अफगानिस्तान, हमला कर देता है, ठीक और बात। पूरे बॉर्डर पे, ठीक बात। यानी कि वो चले जाते हैं वहां से, आप देखें चमन से भी आगे, ठीक। ठीक है, जोब तक चले जाते हैं, और यहाँ से ऊपर आपको वो देखें, वो कुन्नर से शुरू होते हैं, और पूरे आपके बॉर्डर के ऊपर वो कुर्रम से लेके और सारा आपके ऊपर वो, और ऑफिशियल फिगर है हमारा कि 23 हमारे उसमें बंदे शहीद हुए। तो और पिछले 2 माह के अंदर जो ऑफिसर्स की शहादतें हुई हैं, वो आप देख लें कितनी बड़ी हैं। तो ये एक प्रेशर जो है एक बिल्ड हुआ। तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो इसको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तौर पे देखता हूँ कि एक लास्ट अटेम्प्ट है मौजूदा सेटअप को दबाव में लेने की, ठीक है? और जहाँ तक टीएलपी का मेरा ख्याल है, वो तो मकासद मुझे नहीं हल होते नज़र आ रहे, क्योंकि पब्लिक सिंपैथी नहीं थी, लोग बाहर नहीं निकले। लोग तंग हैं आए दिन के रोडें बंद होने से, लोग तंग हैं। एक ऐसे वक़्त में जब पाकिस्तान अभी रिसेंट पास्ट में डूबा है, पाकिस्तान बिला मुबालगा 35-40% पाकिस्तान डूब गया। लोग बेहाल हो गए। आप कोई फलाई काम करें, कोई फंड रेज़िंग की कॉल दें, कोई इस्लाह अहवाल के लिए वहाँ पे कोई रोल करें। आप जब उधर अमन मुआहिदा हो गया तो आप आ गए कि हम अमरीकी सफारत खाने के बाहर आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसी, मतलब कोई इस पे लोगों ने कोई मैसेज भी नहीं निकले,
और फिर जब उनके साथ कार्रवाई हुई है तो उसके बाद भी मैसेज में लोग बाहर नहीं निकले, सिंपथाइजर निकले, आप बता रहे हैं कुछ जगहों पे निकले हैं, वो 20-20 टायर की शायर टोलियाँ, हाँ निकाले जी। होंगे, पुलिस आई होगी, भागे ये होंगे, ऐसे। पाकिस्तान हैंग नहीं हो सका। अच्छा मेरे यार, मैं इसको अगर वाइंड अप मैं करूं तो जो आज वजीर आला की वहां तब्दीली है, मैं समझता हूं कि शायद आने वाले दिनों में वो भी कोई कॉल दें, लेकिन आप देखेंगे 26 नवंबर 2024 के बाद जो भी कॉल हुई है केपी में भी बड़े मैसेज से लोग नहीं निकले, ठीक है। अब जब वो कॉल देते हैं तो शायद अगर आज ये इसमें होती लोग निकलते तो शायद वो भी अक्टूबर में कोई कॉल देते और इसका टेम्पो बढ़ाने की कोशिश आसिफ करते। आपने राइट ही पॉइंट आउट किया। मुझे किसी बंदे ने कहा कि हम इनसे मुआहदा इसलिए भी नहीं करना चाहते थे, ना इनको अलाउ करना चाहते थे कि हमने पैगाम देना था खैबर पख्तूनख्वा में भी, क्योंकि वहां पर सुहेल आफरीदी आए हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान की हर बात पर अमल दरामद करूंगा, और उन्होंने शेर भी पढ़ा कि मैं इमरान खान के इश्क में मारा जाऊंगा। उन्होंने इब्तदाई जो तकरीर की वो शेर पढ़ा। तो ये इधर भी मैसेज देना चाहते थे कि देखें, अगर आप रोड ब्लॉक करेंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, तो यहाँ पर टॉलरेंस जीरो है, हम गोली भी चलाएंगे, जो चलाई इन्होंने बाय देखें, द वे। इस तरफ ये था, देखें इधर इधर क्लैरिटी थी, पहली दफा मुझे स्टेट कंफ्यूज नजर नहीं आई। स्टेट ने मैंने रात को साद रिजवी का बयान सुना तो मैंने आज सुबह बच्चों को नहीं भेजा स्कूल। उन्होंने कहा जी हमारे से कुछ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये जो कुछ लोग एक्टिव हुए हैं अपने तौर पे हुए हैं, ये उनका बयान जब मैंने सुना तो मुझे फील हुआ कि ये ऑपरेशन होगा और स्टेट माइंड कर रही है इनके इस निकलने को, नहीं, क्योंकि आसिफ और साद देखें रिजवी। यहीं से फिर ये बात भी तो एजाज पता चलती है ना, क्योंकि ये वैसे तो नहीं मूवमेंट होती, तो ये जिन लोगों ने ये करवाई वो भी शायद अब हॉट वाटर्स में जाएंगे, पहले ही हॉट वाटर्स में मजीद उनके लोग जाएंगे। और केपी में जो मैसेज इसके बाद गया है ना, वो ये है कि शायद अब प्रोटेस्ट की काल शायद एकदम इतनी जल्दी ना हो, अगर हुई भी तो लोग उसी हिसाब से निकलेंगे कि उनके सामने सारी चीजें जो है वो रखी गई हैं। आसिफ अब जो साद रिजवी और अनस रिजवी हैं और इनकी क्यादत, शुरा के बड़े बंदे नहीं पकड़े गए, इनकी क्यादत पर आप देखिएगा दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे, क्योंकि पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उनके मुकदमे आप देखेंगे, इनके ऊपर बड़ा वक्त मेरे ख्याल में आने जा रहा यार है। वो मैं मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे वो तस्वीर भेजी गई, वो जो एसएचओ शहीद हुआ है, बड़ा बड़ा उसको वो प्यारा रैंक नौजवान। लगाने की तस्वीर थी, वो नौजवान आदमी था, तो वो भी मौत डिजर्व नहीं करता था, हाँ, कोई ठीक भी है, अब डिजर्व नहीं कोई करता भी था। डिजर्व नहीं करता था। जो इनके साथ बट आए ये थे है वो कि भी डिजर्व जो नहीं करते। कन्फ्लिक्ट हुआ है मुझे इस पे दिली रंज है, जो भी जाने इसमें गई हैं, कोई शक नहीं। ठीक है, लेकिन मसला ये था कि एक तरफ वो लोग थे जो स्टेट की रिट की बहाली के लिए काम कर रहे थे, ठीक है, दूसरी तरफ वो लोग थे जो कंफ्यूज थे, जिनका कोई अगर आपने ज़ारी यकजहती करना है फ़लस्तीन से तो आप लाहौर में ही कोई जलसा कर लें, ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा ही है। तो आपने एक कितना बड़ा, और क्योंकि आपकी एक रिवायत बन गई है कि आप आते हैं, ब्लैकमेल करते हैं हुकूमतों को, वज़ीरों के इस्तीफ़े लेके जाते हैं, यहाँ पे आपको पैसे पहले बाँटे जाते रहे, आपने सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, ठीक है। आप जहाँ आप मार खाने लगते थे तो पीछे दस्ते आ जाते थे गुलेलों वाले और वो कैमरे गायब हो जाते थे वहाँ से अच्छा सीसीटीवी। आसिफ, मुझे ये बताएं कि तीफी बट का, ये बात हम बड़ी लंबी हो जाएगी, तीफी बट का मुझे बताएं कि इनकाउंटर हुआ है लाहौर में, ये वाकया हुआ है, बताएं ऑर्डर किसने किया था। देखें मैं इसकी इस पे तबसरा कोई नहीं हाँ, करूंगा, आपने ही बात करनी है। हाँ, देखें इसमें आपका जो सवाल है ना, इसकी थोड़ा-सा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पे आप ये देखें कि ये ग्वालमंडी के रिहायशी मियाँ नवाज़ शरीफ का हलका है और ये ग्वालमंडी के बड़े तकड़े जो इनके अज़हर भट्ट साहब हैं भाई, वो ताजिर रहनुमा हैं। उनका आपने बयान भी एक सुना होगा। अच्छा, उनका बयान एक बड़ा दिलचस्प, इस मर्डर के फैक्ट्स तो सारे पाकिस्तान को पता है, उस पे अब मैं क्या बात करूं कि इन्हें इंटरपोल से हमने मंगवाया, कराची उतरे, वहां से ला रहे थे, राजनपुर में वो पुलिस मुकाबला हुआ, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हैं, इन्हें गोलियां लगी हैं, मारे गए, हॉस्पिटल जाते हुए ये जो है फोत हो गए, वो शिनाख्त हुई तो ये पता चला जी कि ये तो भट्ट साहब हैं। तो इनके साथी ने ये एफआईआर के अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात करूं। अच्छा, अब मामला ये है कि आप ये देखें कि जो जनाजा हुआ है ना, उसमें लाहौर के बड़े मुमताज लोग आए हैं, समाजी, सियासी, ताजिर रहनुमा, और उनके भाई का जो बयान था जो कल मैंने देखा, उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम जो है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे भाई की लाश का तोहफा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक सवाल है, उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, हालांकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज हैं। अगर वो हुकूमत से गिला कर रहे थे तो वो कहते मैं शहबाज शरीफ से और मरियम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे, मियाँ नवाज शरीफ तो कोई सियासी मतलब हुकूमती ओहदेदार तो नहीं है, वो तो एक पार्टी के सदर हैं,
शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एफआईए निकलवाती है, एफआईए कोई दरखास्त पुलिस ने भेजी ना, एफआईए ने जो है अमल दरामद कराया इंटरपोल से, उनकी उसमें मदद करवाई बाजियाबी में, पाकिस्तान आने में। अब आगे आ जाए, वो कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ का और मरियम का शुक्रिया अदा करता हूँ, शहबाज शरीफ का उन्होंने नाम नहीं लिया। अब दो तीन चीजें हैं इसके अंदर देखें। एक तो ये तीफी भट्ट जो थे ना, ये कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि ये अंडर वर्ल्ड के बंदे नहीं थे, ठीक ये थे, इन्होंने भी दूसरी पार्टी के बंदे मरवाए हुए हैं, अब ये भी मारे गए हैं। लेकिन मामला ये था कि इनका जो असर रसूख है, इनका एक सियासी विंग भी था, ये मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर भी थे। अब ये बात कही जा रही है कि इनको जो जो इम्प्लीमेंट ये ऑर्डर करवाया, क्योंकि आपको पता है कि सीसीडी जो है वो बराह रास्त अहकामात वजीर आला से ले रही है। वज़ीर आला से ले रही है, कहीं और से ले रही है? नहीं, वजीर आला से ले रही आसिफ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ज़रा चेक कर लें। है। देखें, वजीर आला जो है वो बहुत सारे क्वार्टर्स के साथ अलाइन हैं, हुँ। बहुत सारा काम सीसीडी इंडिपेंडेंट कर रही है। अच्छा, अब इस सारे मामले से ना एक बड़ी बारीक और लतीफ़ किस्म की, लतीफ़ तो नहीं कहेंगे, मतलब एक बारीक किस्म की एक बहस जुड़ी है। आज के दिन में जो पब्लिक सेंटिमेंट है, वो सीसीडी के साथ है, कि सीसीडी कमाल कर रही है, मुजरिमों को मार रही है, और लोग क्योंकि नहीं, ये हमारा ऑर्डर सीसीडी की था या चीफ मिनिस्टर का था? ये नहीं, बताइए। नहीं, सुन लेना, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ, हाँ। फैज़ान। ये एक तरह की एफआईआर उन्होंने काटी है मरियम बीबी का नाम लेके उनके भाई ने। तो ये अहकामात वज़ीर आला के वो कह रहे हैं कि तो वज़ीर आला के आप अहकामात ये हैं। कह रहे हैं कि उनके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जी। जो हैं वो मुलज़मा हैं इस केस की। बकौल उनके भाई के, ठीक। ठीक है? कि वो ये कहते हैं कि ये मुझे लाश का जो तोहफ़ा है वो वज़ीर आला पंजाब और उनके मियाँ, उनके जो वालिद थे मोहतरम हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ, उनकी तरफ से आया अंदर है। की कहानी क्या है? जी, अंदर की कहानी जो है वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें यही है कि इन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये इख्तियार दिया हुआ है कि आप बिला तफरीक कार्रवाई करें। उस मामले में जब कुछ अहम नाम आते हैं, तो वो जाते हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक बराह रास्त सीएम साहिबा के पास। और ये क्योंकि ग्वालमंडी के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून का बैकग्राउंड है, तो ये जब नाम पुट हुए और इनके खिलाफ एविडेंस पुट हुई, तो उसकी अप्रूवल दी गई। और उसके बाद ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ, उसके बाद जो है इनको लाया गया, उसके बाद जो है ये सारा कुछ एग्जीक्यूट हुआ है। अब जो मामला है, ये इसमें एक मरियम बीबी की एक दिलेरी भी बनती है, और एक तरह से उनके लिए इसमें मुश्किलात भी आएंगी। देखें, सबसे मुश्किल काम होता है अपने घर के अंदर सफाई करना, खास तौर पे वो लोग जो आपके वोटर सपोर्टर हैं, ठीक, ठीक। उनके अंदर अगर आप जाके कोई कर रहे हैं इकदाम, तो ये मैं समझता हूँ आप इसकी एक सियासी कीमत हमेशा से देनी जी, ज़ाहिर पड़ती है, है, ज़ाहिर है। और ये मुश्किल काम है, नॉर्मली लोग इससे भाग जाते हैं। ये जो तीफी भट्ट हैं, कौन सा पाकिस्तान का सियासतदान इनके घर नहीं जाता? मैं सिर्फ नून की बात नहीं कर रहा, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे, इनका सियासी विंग भी है, इनके भाई ताजिर रहनुमा भी हैं, 8 बाज़ारों के सदर रहे हैं, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, अंजुमन ताजरान पंजाब, ये सारे ओहदेदारान, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान उन्हें जानता है, कारोबारी लोग हैं। ये अलहदा बात है कि तीफी भट्ट से उनके वो भाई भी नाराज़ थे, 5 साल से बातचीत नहीं करते थे, उन्हें पता था ये जिन कामों में है इसका अंजाम अच्छा नहीं है। लेकिन आपको याद होगा पिछले साल वो मर्डर शादी के अंदर जो आई वीडियो, वो उसको उसमें नॉमिनेटेड थे 302 में, ठीक है? अच्छा, अब जो 2-3 सवाल पैदा हो रहे हैं, एक तो सीसीडी के हवाले से, और एक एक है हमारा जो आप इंटरपोल से आइंदा कोई बंदा मंगवाएंगे। देखें, आपने इंटरपोल से बंदा लाया, आप उसे अदालत में प्रोड्यूस नहीं कर नहीं, वो सके। उतरा कहाँ पर? कराची, आपको अब ये लाहौर कह लाना रहे है, मैं दिस इज़ ठीक व्हाट है? इज़ माय अच्छा, फिर अटैक फिर पंजाब के अंदर हुआ, जहाँ पे आप गाज़ी ये में भी वहाँ पर अब ये ऐसे सवालात हैं कि आइंदा इंटरपोल आपके साथ अदम अगर ताउन करे या आपकी बातों को गारंटी ना करे, तो ये एक बड़े हमारे ऊपर क्वेश्चन है, हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, ठीक है ना? अगर ये आ जाते, आने के 6 माह बाद, साल बाद कोई वाकया होता, उसमें आप एक बंदे को इंटरपोल से लेके आए और उसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं पेश कर सके, ठीक है? सीसीडी के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं ना एजाज, वो क्या है? देखिए, माजी में पुलिस मुकाबले होते रहे, शहबाज शरीफ साहब के दौर में, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बाद में मुकदमात हुए, उन्हें उसकी सियासी कीमत के अलावा उसकी उन्हें रगड़ा भी लगा, ठीक है? ठीक है। अभी आज के दिन में क्योंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो चुका है, हमारे पाकिस्तान में जो क्रिमिनल्स हैं वो कानून को जूते की नोक पे रखते हैं। करप्ट तफ्तीशी अफसरान, करप्ट पुलिस, ओवरऑल करप्ट अदलिया, ठीक है? बड़े बड़े वकील करके बड़े बड़े मुजरिम कत्ल के मुकदमों से, बड़ी बड़ी चीजों से निकल जाते हैं।
अब जब सीसीडी बनी है, तो सीसीडी की मैं आपको एक दो दिलचस्प चीजें बताता हूँ। सीसीडी के वैसे हमने एक ये उसके लिए रखना था, इसके लिए चलें अब सुनाएं अब आज आप। आज बात हो रही है तो बात कर। सीसीडी के एक अफसर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उनकी एक दो बातें बताऊंगा। बड़ा देवमालाई किरदार वो बन चुके हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, और वो खुद भी बंदे मारते हैं, और बकौल खुद उनके वो 600 बंदे मार चुके हैं। ठीक है। उनके बारे में मेरे एक दोस्त ने बड़ी दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने कहा जी जिस दिन उन्होंने खुद बंदा मारना होता है, तो वो पूरी रात सिर्फ कॉफी और सिगरेट पीते हैं, सोते नहीं, और सुबह के टाइम पे वो निकलते हैं। उससे पहले वो नहाते हैं, सफेद जोड़ा पहनते हैं, अच्छी खुशबू लगाते हैं, उनका स्टाइल है। उसके बाद वो जाते हैं, वो बंदे को मार देते हैं। उनके पास रिपोर्ट होती है, बंदा कहाँ पे है, पूरी वर्किंग होती है। वो जाते हैं, बंदे को मारते हैं, वापस आते हैं, नहाते हैं, एक दूसरा नया जोड़ा पहनते हैं और सो जाते हैं। ये उनकी खास बात है कि वो मर्डर से पहले और मर्डर के बाद नहा के तैयार होके जाते हैं, आके नहा के तैयार होके सो जाते हैं। फिर दिन को जब उठते हैं तो अच्छा फिर काम तो नहीं है ना यार। अटॉप्सी की। हाँ, लेकिन ये कोई एजाज अच्छा काम है यार, एजाज वो तो देखें, क्या एजाज एक देखें। अदालत को, कानून को आप जूते की नोक पर हाँ, रख रहे हैं, लेकिन आप खुद ही एजाज जज, खुद ही उस वकील इसमें हैं। क्या होता है देखें, हाँ। इसमें अभी से ये इतलात आनी शुरू हो गई हैं कि सीसीडी में कौन लोग हैं, वही आपकी पुलिस के अफसरान है ना। वो ये वाकयात आ रहे हैं कि वो पैसे लेके लोगों का स्कोर सेटल कर रहे हैं अभी से। अभी तो चंद माह हुए हैं सीसीडी को एक्टिव हुए। जो वैसे तो बहुत बड़ा फिगर भी लोग लेते हैं नाम, लेकिन 131 पुलिस मुकाबले अभी तक हो चुके हैं सिर्फ चंद माह में। लिस्टें बनी है लोगों की। आम आदमी इसलिए खुश है कि बहुत सारे कन टूटे, बहुत सारे अच्छा। चले हम टीवी बट से ना सीसीडी हाँ, पे चले गए, ये वो हाँ, मेरे ख्याल में लेकिन हम डेविएट लेकिन कर रहे नहीं हैं। हम नहीं ये डेविएट सब्जेक्ट नहीं, था ये हमारा, क्योंकि जुड़ा हुआ है सीसीडी आसिफ, की ये कस्टडी सब्जेक्ट में वो हमारा मरे हैं। ये मैं सीसी। इसमें दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो इंटरेस्टिंग है, जो अहम है। देखें, सीसीडी जो है, उसके इन कार्रवाइयों के बाद पंजाब में क्राइम नोज डाउन हुआ है, इसमें कोई राय नहीं है। सवाल ये पैदा हुआ है कि क्या ये सस्टेनेबल आपके पास मॉड्यूल है, आप इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो माजी में इसके अंदर माफियाज पैदा हुए हैं यूड वर्दी के अंदर, जैसे आपके आबद बाक्सर थे। आप उनका सारा रिकॉर्ड देख लें, उसके बाद भी वो यही काम करते रहे। ठीक। कभी किसी को गंजा कर देते थे, किसी को गोली मार देते, क्या करते थे। तो और बाद में इसकी एक सियासी कीमत भी होती है। अब देखना ये है कि ये अफसर जो आज बहुत बड़े बड़े नाम हैं, क्या ये कल इस हुकूमत के खिलाफ वादा मुआफ़ा बनेंगे, क्योंकि सियासी निज़ाम चेंज होगा। जी हाँ। ये होना होता है, कभी भी सदा सदा बादशाही तो खुदा की होती है। सही। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर नेक नीति से हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ चीज़ें सीसीडी के लिए अच्छी हुई हैं, जैसे जुरिस्डिक्शन इनकी इन्होंने बढ़ाई है। वैसे आप दूसरे ज़िले में नहीं जा सकते थे, लोकल पुलिस को जो इन्वॉल्व करते थे मुखबरी हो जाती थी। तो ये वक्त की ज़रूरत भी थी। कुछ जिस तरह इन्वेस्टिगेशन में अभी भी पुलिस को कॉल का रिकॉर्ड लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लोकेटर्स के इश्यूज थे, ये सारी चीज़ें सीसीडी को दी जाएं और इनको दहशतगर्दों तक, हीनियस क्राइम तक अगर इनको रखा जाए और इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए बड़ा सा, तो ये सस्टेन करेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक बात। मैं तो इस पे यही हाँ, ये आप नहीं, आप मैं नहीं कुछ कहूँगा। मैं इसके ऊपर अलग, आपको पता है मैंने तैयार किया हुआ है। तैयार किया हुआ है, वो उसके ऊपर आप भी आज बात। आज आपने, मैं ये कहूँगा, थोड़ी-सी ज़्यादती की है। सीसीडी हमारे बारे में हमारा ये तय था कि हम इसके ऊपर एक अलग एक पूरा करेंगे। प्रोग्राम करेंगे, और लेकिन अभी चलें मैंने अब वो कर सलवार दिया। में पिस्तौल चलने वाली बातें नहीं की ना, नहीं, नहीं, अभी अब आप वो क्या, अब मज़ीद क्या बातें कर रहे हैं? कुछ रह गई हैं तो वो भी कर दें। रहने दें, अपनी वो नहीं करते। नहीं नहीं, इसके ऊपर पूरा नहीं, शो वो करेंगे। हम देखें, ये हम एक तरीका है ना कि हम एक मौजू तय करते हैं, उसके ऊपर रहते हैं। नहीं, लेकिन ये हम तीफी उस बट मौजू के ऊपर तीफी बट से एकदम सीसीडी पे चले गए। बुरा नहीं बनाना आपने नहीं, बात ये, सीसीडी के वो मैं मुलजिम थे ना। जानना ये चाह रहा था कि तीफी बट को किसने मावराए कानून कत्ल करने का ऑर्डर दिया। वो आपने बताया भी है, मतलब आई एम ग्रेटफुल। आप उधर से सीसीडी चले गए, या तो नाम लें कि जी सीसीडी के फलां अफसर ने किया, वो नहीं आपने लिया। वो आप नाम उधर चले गए जी, वो कपड़े पहनते, ठीक है, अब आपने बता दी, कहानी इंटरेस्टिंग है। चले तो उसके ऊपर और क्या था और एजाज। बहुत लंबी बात हो गई। अफगानिस्तान वाला मामला बहुत अहम था, वो बीच में रह गया। मैं क्विकली उसे कर देता हूँ क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है। ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जब से 2021 में तालिबान की हुकूमत आई है, एक मुखासमत चल रही है। पाकिस्तान ने इन्हीं तालिबान को शेल्टर दिया था 9/11 के बाद। सिराज
हक्कानी जो उनके हैं, इनके पेरेंट्स, वो सारे इनके फैमिली, बच्चे, ये सारे पाकिस्तान गुड में थे। तालिबान जो थे। नॉट ओनली दिस, मुल्ला याकूब जो इनके वजीर दिफा हैं, ये पाकिस्तान में रहे, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पाकिस्तान में रहे, आते जाते रहे। अब ताज़ा जो झड़पें ये कब हुई कि एक पैटर्न बन गया था कि पाकिस्तान में टीटीपी के लोग आते थे, कार्रवाई करते थे और चले जाते थे। फिर पाकिस्तान की पॉलिसी में एक शिफ्ट आया, और पाकिस्तान ने जब भी पाकिस्तान में, आपको पता है पिछले दिनों पाकिस्तान के 11 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के मुसल्लह अफवाज के 11 अफसर जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई की। यानी कि इन पर्सन तो अंदर नहीं गए, आपको पता है पाकिस्तान की एयर पावर ऐसी है कि वो पाकिस्तान में रह के भी आप उधर कार्रवाई कर सकते हैं, जिस तरह हिंदुस्तान के साथ हुआ। अब पाकिस्तान ने काबुल के अंदर नूर वली महसूद जो कि टीटीपी के सरबराह हैं, उनको टारगेट किया। 3 के करीब धमाके, मेरी काबुल में बात हुई है, उन्होंने कहा जी रात को हमने 3 धमाके सुने, फिर इन्होंने सब कुछ छट कर दिया। 3 धमाके में नूर वली महसूद बच गए। अच्छा, ठीक ये है, इत्तला गलत थी कि वो जो गाड़ी में नहीं निकले वो थे उसी में, शादी नहीं से वो थे, निकले। वो बिल्कुल थे, लेकिन वो बच गए ना, जो भी आप उसकी वजह बताएं। ठीक है, नूर वली महसूद बच गए। उसके जवाब में अफगान तालिबान ने, एमिरेट्स ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन के ऊपर कार्रवाइयां की, और कार्रवाइयों में पाकिस्तान ने ऑफिशियल टोल दिया कि हमारे 23 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। क्या मामला था? पाकिस्तान तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि अफगान तालिबान जो है हम पर अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि हमने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के दहशत गर्दी के ठिकानों के ऊपर अटैक किया। ठीक है, हम तो यही कह रहे हैं कि भाई हमारी तो ऐसी की तैसी हो गई है, इस दहशत गर्दी ने कर दी है, इन दहशत गर्दों को आप काबू करें, इन दहशत गर्दों को आप काबू करें। और यही बात आप देखें, जब से ये 2021 से आए हैं, पाकिस्तान के कमोबेश सारे वज़राए खारजा इधर गए हैं। उनके हमले से ये साबित हो गया कि वो बैकिंग उनको उनकी हुकूमत टीटीपी देती की है, ठीक है, टीटीपी और ये थ्योरी गलत साबित होगी कि कोई तालिबान अच्छे भी होते हैं। आसिफ, गुड और मैं बैड ना तालिबान मैं कोई नहीं होते। आपको पता है कि मैं उधर उस वक्त काबुल में था जब ये जब हुआ था, तालिबान वगैरह अमेरिका आए। जो निकला था। तो आते साथ तालिबान ने पहला काम क्या किया था, और हम उस वक्त ये कहते थे कि ये पॉलिसी आपकी गलत है, जब ये तालिबान को सपोर्ट करते थे, हम उस वक्त कहते थे कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है यार, जैसे तैसे इलेक्शन हुए उधर, उनको चलने दें। नहीं, ये हमारी जो सरकार है वो हमें कहती थी ये तो अच्छे लोग नहीं है। इन्होंने, तालिबान ने आते साथ आम माफी का ऐलान कर दिया। जितने भी अशरफ गनी दौर के जो लोग मिलिटेंट्स थे वो गिरफ्तार थे, उनमें टीटीपी के लोग भी थे। हम अशरफ गनी की हुकूमत को बुरा कहते थे, टीटीपी के लोग भी गिरफ्तार किए हुए थे, वो सारे निकले, उनको वज़रा का स्टेटस दिया गया, जो बड़े उनके लीडर्स थे, और नतीजा ये है कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई। अब आपको बताऊं 2 बातें, खलवत में और जलवत में। खल वो कुछ कहते हैं और जलवत में कुछ कहते हैं। खलवत में वो कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं और ये महाजरीन है। कौन? टीटीपी के लोग। ये खलवत में कहते हैं हम इनको छोड़ नहीं सकते। इन्होंने, पाकिस्तान ने तो शेल्टर दिया ना, वो कहते हैं आपने हमें शेल्टर दिया है, इन्होंने हमें खुदकुश हमलावर दिए हैं, जाने दिए हैं। किसके खिलाफ? अमेरिकन के खिलाफ। तो हम आपको चुने या इनको चुने? एक बात तो वो उनको चुनेंगे। दूसरी बात, जो काम पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के नाआकबत अंदेश डफर्स पॉलिसी मेकर्स ने किया कि इनको यहां पर शेल्टर दिया और वहां पर कार्रवाइयां की, अब वही काम तालिबान हमारे ऊपर, जो मेडिसिन हमने दी थी वो हमें मेडिसिन वो दे रहे हैं, कि वो इन तालिबान टीटीपी को अपने पास रख रहे हैं, हमारे ऊपर कार्रवाइयां कर रहे हैं। और यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर अच्छा, तालिबान को एक और मसला भी हुआ। शुमाली ताद की जो लीडरशिप है, आपको पता है यहाँ पर एक एनजीओ है, एक यूनिवर्सिटी है सासी, उसको वो बुला रहे थे शुमाली ताद की सारी लीडरशिप को कि वो आए। अब तालिबान को ये मैसेज गया कि पाकिस्तान काबुल में एक बार फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर अमल पैरा है। ठीक है, तो इसलिए अब वो हम पे अटैक कर रहे हैं। और आप देखें मौका क्या है कि जो अमीर खान मुत्तकी उनके वजीर खारजा हैं वो हिंदुस्तान में, हाथ मिला रहे हैं। वो हिंदुस्तान में, और उन्होंने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया उसमें कहा, क्या कहा है उन्होंने? कहा जी कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। तो हमने जो पॉलिसी अभी भी अपनाई है उसके ऊपर भी है कि देखें, अब आपने वहां पर टीटीपी और तालिबान, जो अफगान तालिबान है, उनको और स्ट्रेंथन कर दिया। अगर आपने कुछ करना ही था, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर लेते।
10 अरब रुपए मांग रहे थे ना ख्वाजा आसिफ साहब ने, पिछले दिनों मैं पार्लियामेंट में था, आप याद है, आप जी बता जी, रहे थे। उन्होंने कहा 10 अरब रुपए मांग रहे थे हमारे 10 अरब रुपए मांग रहे थे, हम देने के लिए भी तैयार थे। फिर हमने कहा जी आप गारंटी एश्योरेंस क्या में। दे, गारंटी क्या देंगे? उन्होंने कहा कुछ नहीं। भाई 10 अरब रुपए नहीं आप देना चाहते ना दें, आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 5 अरब रुपए का करवा लें। जो जिस तरह अब ये मैं एग्जाम्पल अजीबो गरीब दे रहा हूं, आप देखें क्या हुआ। हमास की पूरी लीडरशिप ईरान के अंदर मार दी गई, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ऐसा ही हुआ ना। आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते? इनकी लीडरशिप जो जो पाकिस्तान पे अटैक करती है, जो पाकिस्तान के तो अवाम को अभी नुकसान इंटेलिजेंस पहुंचाती है। बेस्ड ऑपरेशन था ना एजाज, जिसमें ये नूर वली को जो है वो उसके ऊपर अटेम्प्ट हुई है या मारा है। हम्म। तो मेरा ख्याल है उस तरफ भी काम हो रहा है। चले वो हो रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं ना। मैं ये कह रहा हूँ सक्सेस जो है ना, दैट डिफाइंस। तो खैर ये आसिफ सूरत हाल है, ये मुझे अच्छी सूरत हाल मुझे नहीं। इसमें ना पता है किस बात का अफसोस होता है। मसला ये है कि जब तक तो अमेरिका यहाँ पे वार ऑन टेरर लड़ रहा था ना, तो हम कंफ्यूज रहे। हमने अच्छे तालिबान भी रखे हुए थे, बुरे तालिबान भी था वो सिलसिला। अब अमेरिका चला गया, अब हमें ये जंग लड़नी पड़ रही है, ठीक है। और हमारी इकॉनमी और हमारी चीज़ें इससे ज़ाहिर है इसकी मुकम्मल नहीं हो सकती। तो हमें बड़ा वाइजली कुछ चीज़ों से इनसे निकलना है, ठीक है। और बाकी अमेरिका ज़ाहिर है हमें उसे पता है अब ये लड़ रहे हैं, ये जाने दे रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट तो देगा। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि उस वक्त हम क्लियर हो चुके होते कि हमें क्या आसिफ, करना है। जब तालिबान जब काबुल में आए थे, तो हमारे यहाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं काबुल में था, तो मैं देख रहा था फोन पे वो डिटेल्स आ रही थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे कि काबुल ने जो तालिबान है उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ तोड़ दी हैं। दी। ठीक वो है, यार, यहाँ पर खुशियां ताकतें मनाई जा रही तुम्हारी हैं। हैं और खुदा हमारा है, हम जी, यहाँ तराने पढ़ यहाँ पर रहे तराने थे में। और तो अनफॉर्चुनेटली जब भी आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं बनाते तो फिर ये इश्यूज होते हैं। आपने जिन लोगों का साथ दिया था टाइम, और ये पहली दफा नहीं हुआ। आप याद रखें, जब तालिबान जब पहली दफा आए थे ना वहां पे 92 ऑनवर्ड्स में जब आए थे, 94 ऑनवर्ड्स में जब आए थे, तो उस वक्त अ, मुल्ला उमर की डीजीआईएसआई जो है हमारे जियाउद्दीन ख्वाजा, उनसे मुलाकात हुई। जियाउद्दीन ख्वाजा साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, साबिक डीजीआईएसआई का। तो उन्होंने कहा कि जी पहले तो मुल्ला उमर मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि ये साले मुझे टूरिस्ट कहते हैं, हमें टूरिस्ट कहते हैं। मुल्ला उमर ने जियाउद्दीन ख्वाजा ने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि ये टूरिस्ट नहीं है, ये आपको टेररिस्ट कहते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये, मुल्ला उमर जो है ना अपनी जिंदगी में किसी गैर मुस्लिम से नहीं मिले हुए थे, ये उनका कहना था। तो जियाउद्दीन ख्वाजा से वो मिले थे, मुसलमान थे इसलिए। ये पहले उन्होंने पूछा था कि मुसलमान ही है ना, पाकिस्तानी है मुसलमान ही। फिर जो दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने जब इन्होंने जियाउद्दीन ख्वाजा ने कहा कि जी उसामा बिन लादेन, उसने कहा ये उसामा बिन लादेन मैं कुछ नहीं कर सकता इस्लामा बिन लादेन का, ये मेरे गले में फंस चुका है, मैं ना बाहर निकाल सकता हूँ ना अंदर रख, मैं आपको नहीं दे सकता। अच्छा, और एट दैट टाइम साबिक आईएसआई चीफ जावेद अशरफ काजी, उनसे जो पहले थे 94 में आया। तो जावेद अशरफ काजी साहब का मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझे बताया, अभी हयात हैं जावेद अशरफ काजी साहब, सेहतमंद रहे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप भी तालिबान से करते रहे, क्योंकि तालिबान उनके काजी साहब के दौर में उन्होंने राइज लिया था। तो काजी साहब ने कहा कि जी हम एट दैट टाइम भी हम चाहते थे इनके साथ कि ड्यूरेंट लाइन के ऊपर कोई मामला हमारा तय हो जाए, ये कोई तंग ना करें, ये कोई ऐसी बात ना बनाए। तो एट दैट टाइम भी इन्होंने कहा जी हम नहीं इस पे करेंगे। तो तालिबान जिनको आपने उस वक्त भी सपोर्ट किया था, तब भी इन्होंने आपका साथ नहीं दिया था, आज सही। सपोर्ट किया तो अब भी नहीं दिया। क्लैरिटी रखें, वहां पर एक गवर्नमेंट है और आपकी एक गवर्नमेंट है, डिप्लोमेसी को चांस दें। और डिप्लोमेसी नहीं आती तो किसी के मुल्क के अंदर दाखिल होना ये दुरुस्त नहीं है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें, जो लोग आपको टारगेट कर रहे हैं उनके ठिकानों को, उन लोगों को जरूर टारगेट करें। तो मेरे ख्याल में यही आसिफ, कोई और बात है? आज तो ये मेरे ख्याल में यही है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमने आपको नई मालूमात दी हैं, उम्मीद है आपको नई मालूमात पसंद आई होंगी, अंदर की मालूमात। अगर आपके पास कोई मालूमात है तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। और सीटीडी पे हम एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।